हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता पर। मेरे साथ है प्रदीप जी हैं। नमस्कार। जो हम डिस्कस करेंगे कि जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, देश में पिछले कई वर्षों से रहा है और अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, समान नागरिक संहिता। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रदीप जी, भारत विविधताओं वाला देश है कहा जाता है ना। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं यहाँ पर। तो वर्तमान में जो समान नागरिक संहिता का मुद्दा बना हुआ है और सुनने में भी आ रहा है, अभी पता चला है कि सरकार हो सकता चाहे तो मानसून सत्र में या शीतकालीन सत्र में इसको ला सकती है, इस तरह की संभावना है जी। तो क्या भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है और समान नागरिक संहिता है क्या, इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, चर्चा करेंगे हम। अगर सिंपल सी बात करें हम समान नागरिक संहिता के बारे में जी, तो इसको एक समान कानून जो सभी धर्म के लोगों के ऊपर, सभी नागरिकों के ऊपर एक समान कानून लागू होना ही समान नागरिक संहिता है, जिसको कहीं ना कहीं सामान्य भाषा में हम समझो तो किस तरह का, जैसा एक समान कानून एक देश में एक समान कानून, या हर पंथ के ऊपर एक समान कानून लागू होना, मतलब पूरे समुदाय जितने भी भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी के लिए एक ही कानून रहेगा। जी जी, तो वही उसी को एक समान नागरिक संहिता कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों है भारत में, तो बहुत सारे भारत विविधताओं का देश है, इसके कारण महिलाओं को लेकर अलग कानून बने हुए, धर्म में अपने विवाह के लिए अलग कानून बने हुए, उत्तराधिकारी को लेकर अलग कानून बने हुए। तो इन सभी कानूनों को लेकर कई बार अंतर विरोध भी होता है, तो इनको एक जगह सिमिलर करने के लिए, एक समान करने के लिए इसकी जहाँ इसकी आवश्यकता महसूस होती है कि भारत में एक कानून होगा तो सबके साथ न्याय होगा, तो इसीलिए इसकी आवश्यकता महसूस होती है भारत को। जैसा कि आप बता रहे थे, मतलब अभी वर्तमान में अलग अलग कानून बने हुए हैं जी, अलग अलग धर्मों के सबके कानून अलग अलग बने हैं जी। ये आ जाएगा जिससे कि सभी एक ही कानून में सभी लोग बन जाएंगे, एक ही कानून सब पे लागू होगा। जैसे कि अगर अपन देखें कि हिंदू कोड बिल हो गया, तो हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल है, वही पर्सनल लॉ बोर्ड जो है मुस्लिमों के लिए शरीयत कानून में, तो उनके लिए ईसाइयों के लिए अलग कानून है। तो इस तरह से अलग अलग कानून हैं। अगर भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू होता तो ये जो कानून है, धार्मिक कानून है, कहीं ना कहीं ये शून्य हो जाएंगे और ये कानून लागू हो जाएगा। तो यही है, मतलब इसकी यही आवश्यकता है भारत में। तो इसके बारे में हम थोड़ा इतिहास में जाएं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम देखें। इतिहास में हम जाएं तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थोड़ी बताएं कि किस तरह का रहा है अभी तक ये। ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाए हम तो मतलब भारत के खास तौर पे तो 1882 में हेस्टिंग ने इसको स्टार्ट, मतलब लॉर्ड हेस्टिंग ने इसकी स्टार्टिंग की थी। और उन्होंने एक जगह मतलब सिर्फ अपनी कॉलोनी जहाँ बनी हुई थी ब्रिटिश कॉलोनियों में उनको लागू भी किया था। और वहीं कहीं ना कहीं गोवा में पोर्तुगीज़ ने उससे पहले ही लागू कर चुके थे इंडिया में, हाँ पहले से लागू कर चुके थे। तो उस तरह से कानून वहाँ पे लागू किया गया था। और वही अगर आगे चल के हम देखें तो बहुत सारे ऐसी कमेटियाँ बैठी थी। 1929 में बैठी थी एक कमेटी जो मुस्लिमों को लेकर जो उलमाओं के जो कानून बने थे उन कानूनों को एक समान लागू करने की बात की गई थी। तो वहाँ पे भी कुछ संशोधन किया गया था। उसके बाद अगर हम बाद में जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिविल कोड को समर्थन किया था। और वही हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 40 में एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया, मेंशन भी किया गया 44 में, तो वहाँ पे मेंशन भी किया गया है। तो यही ऐतिहासिक बैकग्राउंड है मतलब। और अगर हम अभी वर्तमान में देखें, इसका वर्तमान पर्सपेक्टिव में देखें तो विधि आयोग ने स्पेशल इस पर कमेटी बिठाई थी जांच छानबीन करने के लिए कि सिफारिशों के लिए कि आप यहाँ पे सिफारिश करना कि हमें क्या करना चाहिए, भारत में लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले रिपोर्ट आई थी कि हाँ भारत तैयार है, हो सकता है अभी कार्यक्रम जो कमेटी आंतरिक छानबीन रिकॉर्ड्स वगैरह सब जातियों धर्मों के जो चल रहा है उसके बारे में आंतरिक जानकारी वो पहले निकाल रहे हैं एक तरह से। हाँ, मतलब उनकी छानबीन चल रही है कि देश तैयार है कि नहीं है उस एक समान सिविल संहिता के लिए। क्या इस तरह का कानून कई अन्य देशों में भी इस तरह का लागू है क्या? हाँ, अमेरिका है, आयरलैंड है, पाकिस्तान है, इवन बांग्लादेश भी है। और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ पे एक ही देश है, एक ही धर्म है, वहाँ पे यूनिफॉर्म कोड लागू है। फ्रांस में लागू है, जर्मनी में लागू है, तो बहुत सारे देशों में लागू है। तो वो लगता है कि भारत में भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। देशों ने स्वीकार किया है तो कहीं ना हम उसी तरह से हमारे देश में भी हम लागू है ये कानून। और वही अगर अपन देखें देश में गोवा लागू है, वहाँ पे हमारे देश में लागू है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में के तहत ये पे यहाँ चल रहा है ना? नहीं, हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट थ्रू अभी लगा गया है, प्रस्ताव लाने वाली है सरकार। तो जो कानून है इस कानून में
कौन कौन से ऐसे विषय आएंगे इस कानून के अंतर्गत, जो विषय रहेंगे? अगर हम देखें इस कानून के विषय, तो व्यक्तिगत तौर पे जो विषय रहते, व्यक्तिगत तौर पे कि आपके व्यक्ति के कोई अधिकारों को हनन नहीं किया जा रहा। अच्छा। संपत्ति से लेकर संपत्ति के जितने भी है कानून, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लागू होगा। विवाह, संपत्ति और गोद लेने की प्रथा है, उत्तराधिकार। इसके बारे में थोड़ा, ये गोद लेना क्या है कानून, इसके बारे में, ये गोद कैसे लेते हैं? गोद लेना मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य लड़के को गोद लेता है तो वो बेटा तुल्य माना जाएगा कि वो जो संपत्ति है मतलब उससे वंचित नहीं किया जाएगा। अगर गलती से उनका बच्चा हो जाता बाद में तो वैसा नहीं किया जाएगा कि नहीं ये तो गोद लिया हुआ था, यहाँ पे इसको हम हमारी पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं देंगे, तो वैसा नहीं होगा यहाँ पे। तो ये गोद लेने की प्रथा, ये भी इसी कानून के अंतर्गत आता है। तो यही है। और भी कुछ रहे होंगे, और भी विषय शामिल होंगे इसमें, जैसे कि महिलाओं, खास तौर पे अगर हम देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड में, तो अधिकतर मामले विवाह, महिलाओं के सम्मान और न्याय से लेकर और धर्म की जितने भी रूढ़िगत प्रथाएं हैं मतलब उसको दरकिनार करने के लिए ये कानून लाया जाएगा। सभी धर्मों में जो रूढ़िगत प्रथाएं चल रही है, सभी धर्मों में, इवन ट्राइबल जनजातियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो जितने भी जो रूढ़िगत प्रथा है मतलब जो जनजातियों के अपने खुद के कानून है, चाहे कोई धर्म अपने खुद के कानून बना रखा हो, तो उन कानूनों के खिलाफ कहीं ना कहीं ये काम करेगा। तो मान लो ये जैसे आप बता रहे हैं कि अन्य देशों में लागू है जी, भारत में भी, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में भी हाल ही में, तो ये यहाँ पे लागू है। तो मान लो भविष्य में यदि इस तरह का कानून, जैसे कमेटी आपने बताया कि कमेटी गठित हो चुकी है ना, हो सकता है कि सरकार आगे लाए हुए, तो इस तरह का कानून मान लो कभी आता है या लाया जाता है, तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम फायदे की बात करें तो देश में एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी इस कानून से। अच्छा। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान और न्याय संवर्धित होगा इस कानून के माध्यम से। अच्छा। सेकंड में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं कहीं ना कहीं यहाँ सफल नजर आएगी हमको, राष्ट्रवाद की भावना, और जो सभी धर्मों के लिए एक समान कानून यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद और धर्मों को लेकर जो अंतर विरोध हमेशा संघर्ष देखते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़े फायदे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़े फायदे हैं मतलब। तो संविधान में जैसे अपन बात करें, संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं तो उसमें अंतर विरोध भी एक उठ के आ रहा है संविधान में। बिल्कुल। अंतर विरोध, तो ये अंतर विरोध क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत विरोध हुए? अगर हम अंतर विरोध की बात करें तो हमारे धार्मिक अधिकार है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक और आर्टिकल 29 से 30 तक जो अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा शैली और उनकी मतलब साहित्य और उनकी जो भी संस्कृति है मतलब कल्चर को बचाने के लिए जो दिया गया, कहीं ना कहीं वहाँ पे इनका उल्लंघन होगा। सीधे तौर पे अगर देखा जाए ना, आ जाएगा तो उनका उल्लंघन होगा। सीधे तौर पे अगर हम ये देखें कि अगर ये कानून लागू होता है तो संविधान जो धार्मिक अधिकार है कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं यहाँ शून्य होता हुआ नजर आ रहा हमको। अब क्योंकि धार्मिक कानून हर व्यक्ति को दिया हुआ कि आप अपने हिसाब से अपने कानून बना सकते हैं, अपने हिसाब से अपने समाज का गठन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे संविधान फंडामेंटल राइट जो धार्मिक अधिकार है यहाँ कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन होगा यहाँ पे इस कानून के माध्यम से। तो अब जैसे कि सरकार ला रही है, कहीं लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं और देश में इसके विरोध भी, देश में जो हो रहा है इस कानून का विरोध भी बहुत हो रहा है विपक्ष में। तो इसके विरोध जो हो रहा है, तो क्या विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि देश की समरसता, हमारे देश की समरसता कम होगी, इस तरह से विरोध कर रहे हैं। तो विरोध के संबंध में क्या क्या तर्क दे रहे हैं ये लोग? विरोध उनका जायज है। पहली बात है, विरोध का सबसे पहला तर्क है कि हमारा धार्मिक अधिकार है, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उनका कस्टम है। दो उदाहरण आप जैसे कि उदाहरण दे तो अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है मतलब वो कह रहा कि अगर हमारे पास, अगर हम हमारे धर्म को आगे बढ़ाएं मतलब या हमारे धर्म के बारे में कुछ अच्छी बातें दिखाएं तो क्या दिखाएंगे, क्योंकि हम अपना खुद का कानून बना नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वही हिंदू धर्म वाले भी बोलेंगे, वही कहीं ना कहीं जनजाति भी बोलेंगे, वही कहीं ना कहीं ईसाई धर्म वाले लोग भी बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा विरोध करने का कारण यही है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक जो धार्मिक अधिकार है, कहीं ना कहीं उनका पूरी तौर से सिविल कोड का विरोध करते वो लोग। सेकंड में समरसता की बात की आपने, तो समरसता इसलिए भी बिगड़ेगी क्योंकि देश में विरोध किया जाएगा इस कानून का
और विरोध हमारे देश में उस टाइप का विरोध नहीं होता है। यहाँ हमेशा सांप्रदायिक दंगे झगड़े कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती है। धार्मिक उन्माद कहीं ना कहीं फैलेगा, तो जिसकी वजह से देश की जो समरसता है, भाईचारा है, वो कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा तर्क है। हाँ, वो बिगड़ेगी। तो जो संवैधानिक लड़ाई रहती है वो तो ठीक है, बाकी ये समरसता बिगड़ेगी, सड़कों पे आते हैं। सेकंड में एक सबसे बड़ा विरोध का एक और भी कारण है भारत की डाइवर्सिटी, विविधता। क्योंकि भारत विविधताओं में बसता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष भी नहीं लिखा हुआ, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ। कहने का तात्पर्य कि धर्म के अंदर भी पंथ है, उनको भी आज़ादी दी गई है उनके कानून बनाने के लिए, उनके धार्मिक अधिकारों का संरक्षण करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बात धार्मिक या धर्म पंथ निरपेक्षता की है, कहीं ना कहीं उसका घोर विरोध किया, मतलब घोर उल्लंघन किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष मतलब, इसका पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है, थोड़ा इस बारे में? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि कोई भी राज्य या कोई देश अपने धर्म, विशेष धर्म को बढ़ावा ना देते हुए, विशेष धर्म को बढ़ावा ना देते हुए भी पंथ का भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब कि पंथ के स्तर पे जाकर भी तुम कोई भेदभाव नहीं करोगे किसी भी धर्म के साथ। हमारे लिए हाँ, सभी धर्म समान है। विशेष धर्मों का संरक्षण, विशेष धर्मों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। कोई भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कहने का मतलब यह है। तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा विरोध किया जाए, मतलब विरोध होगा यहाँ पे। तो ये भी एक सबसे बड़ा तर्क है, ये भी विरोध में विपक्षों का तर्क है। अब यहाँ पर ये बताइए, जैसे आपने कहा कि भारत जो है डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधताओं वाला देश है। जी जी जी, है ना। यहाँ पर ट्राइबल जो कि आदिवासी भी रहते हैं जी। यहाँ पर पेशा कानून लागू है जी। 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जी जी। तो इनको क्या नुकसान होंगे और क्या क्या फायदे हो सकते हैं इस कानून के आने से? देखो, अगर हम किसी देश का कानून के बारे में जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें सिंपल सी बात नज़र आती है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, जी बिल्कुल, तो वो देश का कोई भी कानून हो, कैसा भी कानून हो, वो यहाँ पे शून्य माना जाएगा, जो लागू नहीं होगा। चाहे पेशा कानून हो, चाहे 6ठी अनुसूची हो या 5वीं अनुसूची हो, एक बार कानून लागू शून्य हो जाएंगे, स्वतः शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13 बोलता है कि संविधान लागू होने के बाद जो पुरातन जितने भी नियम थे, अधिनियम थे या कोई भी धार्मिक कानून थे, वो स्वतः शून्य हो जाएंगे। तो कम से कम अगर ये सिविल कोड लागू हुआ तो स्वतः जितने भी कानून है भारतीय सरकार द्वारा बनाए गए, वो स्वतः शून्य हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है। बाद में जनजातियों का फ़ायदा क्या है? तो जनजातियों का सबसे बड़ा फायदा है कि जो महिलाओं को लेकर जो कानून या रूढ़िगत प्रथाएं है, एक पुरुष, जनजाति पुरुष 3 महिलाओं से 4 महिलाओं से शादी कर सकता है, बहुपत्नी विवाह। तो कहीं ना कहीं रोकथाम किया जाएगा। वहाँ पे पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा, जो हम हमारे एरिया में देखते हैं तो महिलाओं को कुछ जनजातियाँ हैं जहाँ पे मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलता, भीलों में नहीं मिलता है। तो ऐसे जो कुछ जनजाति है जो मतलब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं देता है, पिता की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, ये कानून आ जाएगा तो आपका कहना है कि एक तरह से महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। महिलाओं की न्याय सुनिश्चित होगी यहाँ पे, जनजाति महिलाओं की, और उनको संसाधन में, संपत्ति में, सब में उनका अधिकार रहेगा। विवाह में उनका अधिकार रहेगा, विवाह उनके मन मर्जी के करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो रूढ़िगत प्रथा है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। अगर हम देखें नुकसान क्या है, तो मेरे हिसाब से जनजाति एक सभ्य समाज से कटा हुआ समाज है, वो जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाला समाज है, वो ना शिक्षित है। तो उस अंदाजे में हम देखें तो ये एक समान सिविल कोड उनका कहीं ना कहीं बहुत सारे उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है, क्योंकि वो सक्षम नहीं है। और अगर हम उनको पूरे देश के साथ लाके खड़ा कर देंगे, उनके साथ एक कानून बना के खड़ा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को बहुत ज़्यादा हनन होगा। इसलिए भी होगा क्योंकि वो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, उनके अधिकार अलग है, उनके मसले अलग है, उनके मुद्दे अलग है। तो हम कैसे देश के साथ एक साथ जोड़ सकते हैं? उनका कल्चर अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनकी भाषा शैली अलग है। तो हम कहीं ना कहीं एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जनजातियों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यहाँ पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जनजातियों के लिए ये कानून हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान करे। इस तरह का रहेगा। तो फिर हम देखें इसके बारे में, जैसे ये तो हमने डिस्कशन किया है। जी जी। मैं चाहूँगा कि जैसे पूरा हमने जो निष्कर्ष निकाला है इसके बारे में, जैसे कानून का पक्ष हमने जाना, विपक्ष भी जाना, तो इसके बारे में आपके क्या मत है, आपके क्या विचार है इस बारे में? क्या ये लागू होना चाहिए, या फिर इसमें इस तरह के प्रावधान कर रहे हैं जो हर समाज का फायदा हो, हर धर्म का, हर जाति का, ट्राइबलों का भी फायदा हो, सभी धर्म जाति और जितने भी लोग रह रहे हैं ना तो विरोध करें और सभी लोगों का फायदा हो, इस तरह का हो आए? तो आपके क्या विचार है इस बारे में? मेरे यहाँ पे सिंपल सुझाव रहेंगे
क्योंकि मैं इस कानून का सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन पूर्णतः सपोर्ट नहीं करता हूँ। जिस तरह से अन्य देशों में लागू है एक समान सिविल संहिता, तो मुझे लगता है भारत डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता वाला देश है, तो मुझे लगता है कि भारत में यहाँ पूरी तरह पूर्णतः लागू नहीं करना चाहिए। हाँ, हम विशेष तौर पे जिनका अधिकारों का उल्लंघन हो रहा, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा, तो हम वैसे कुछ सेक्शन में या कुछ जगह पे ऐसे कानून एक समान सिविल संहिता लागू कर दिया जाए जहाँ पे महिलाओं का उल्लंघन, महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, महिलाओं के साथ न्याय सुनिश्चित हो जाए, देश की एकता और अखंडता बनी रहे, और साथ ही साथ देश में एक समान कानून जैसा लागू भी लगे कि हाँ देश में एक कानून है। जैसे कि CRPC है, IPC है, जहाँ मुस्लिम ये नहीं बोल सकते मेरे पे ये धारा लागू नहीं होगी, मेरे वो धारा लागू नहीं होगी, तो इस तरह से वो वहाँ पे वो बात नहीं बोल सकता है। क्योंकि जनजातियाँ अपने अलग कल्चर में, अलग कस्टम में, अपने अलग भाषा शैली, अलग पहनावा है, तो उनको हम एक दायरे में, एक जैसे दायरे में नहीं ला सकते हैं। और भारत की विविधता बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि भारत को अन्य देशों में, अन्य देश या कोई और देश देखता है तो विविधता वाला देश देखता है, क्योंकि भारत में एक तरह से है कि अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय के लोग हैं, भाईचारा है, तो हमें वो भाईचारा को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूर्णतः जो प्रावधान है, जिस तरह का उसका मेन मोटिव है, मेन मतलब उद्देश्य है, उस उद्देश्य में कुछ प्रावधानों में छूट मिल जाए, कुछ छूट दिया जाए, जनजातियों को छोड़ दिया जाए, कुछ धार्मिक कानूनों को छोड़ दिया जाए, और पूर्णतः कुछ छूट दे के उसको लागू किया जाए। तो इसकी मुझे लगता है कि हाँ इसकी आवश्यकता है, महिलाओं के लिए आवश्यकता है, विवाह वाले कानून में आवश्यकता है, कुछ मामलों में इसकी बहुत आवश्यकता है, उत्तराधिकारी संपत्ति, पैतृक संपत्ति में यहाँ पे उसकी बहुत आवश्यकता है, लेकिन हाँ कुछ मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें भारत की डाइवर्सिटी को बनाए रखना है, भारत में एक समान सिविल संहिता वाला कानून भी लाना है, तो हमें कुछ में कुछ छूट दे के इस कानून को लागू किया जा सकता है। तो इस बात का मैं समर्थन हूँ। तो यही है सुझाव मेरे। यहाँ पर जैसे कि आपने बताया, तो इस मामले में जो हम देखते हैं पूरा मामला, तो सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ यहाँ पर डिसीजन रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कुछ आदेश दिया होगा इस तरह से कानून बनाने के संबंध में। जैसे हम बात करें 1985 में जाए सायरा बानो मामले में, तो कई मामलों में सरकार को इस तरह का कुछ आदेश दिया है कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करो या प्लान बनाओ इस तरह का? सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर हमेशा अपना स्टेटमेंट देती आ रही है, क्योंकि संविधान में इसका मेंशन है, आर्टिकल 44 का मेंशन है इसमें। तो हम कहीं ना कहीं इसको मतलब नकार भी नहीं सकते कि यूनिफॉर्म कोड नहीं ला सकते हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते, क्यों नहीं ला सकते, उसका कोई कारण नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका हमेशा फेवर करता है, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी लोग ये तर्क देते हैं कि भारत डाइवर्सिटी वाला देश है, आप लाओ, कहीं सुधार के साथ लाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छूट देनी पड़ेगी आपको। तो यही हमेशा स्टेटमेंट रहा। तो सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो दोस्तों ये हमारा डिस्कशन था इस वीडियो में, या हमने अपने विचार रखे हैं यहाँ पर। इस वीडियो में हम दोनों के हमारे ये अपने विचार रखे हैं। हम यहाँ पर हो सकता है आप असहमति जता सकते हो इस वीडियो में, है ना। इस तरह के वीडियो, इस तरह की और भी जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमको मतलब ये जो हमने वीडियो बनाया इसके बारे में हम बताएं कि आपके क्या सुझाव है, इस बारे में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।